एक समय की बात है, कृष्णापुर नामक गांव में कांता अपनी बेटी दिव्यांशी के साथ रहा करती थी। कांता के पति के गुजर जाने के बाद कांता ने ही अपनी इकलौती बेटी दिव्यांशी का पालन पोषण किया। कांता बड़े बड़े सेठों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी और अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए रुपया पैसे जोड़ा करती थी। दिव्यांशी बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। उसे पढ़ाई लिखाई करने का बहुत मन करता था। एक दिन वो अपनी माँ से बोलती है, माँ जल्दी चलो, आप लेट हो जाएंगी, वरना आज सेठ ने हमें 8 बजे बुलाया है और देखो सिर्फ 10 मिनट ही रह गए हैं। चलो जल्दी चलो। हाँ बेटा, मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था, चलो जल्दी से निकलते हैं। कांता और दिव्यांशी सेठ के घर पर साफ सफाई का काम करने के लिए चले जाते हैं। दिव्यांशी बैठकर एक कोने में एक किताब उठाकर पढ़ने लगती है। वहीं कांता साफ सफाई का काम करती है। जिस सेठ के यहाँ पर कांता काम किया करती थी, वो सेठ बहुत ही अच्छा था। वो दिव्यांशी को पढ़ने लिखने के लिए किताबें दे दिया करता था, परंतु उसकी बीवी सुमन बहुत ही घमंडी और बदतमीज औरत थी, जिस कारण से वो अपने पति से लड़ाई किया करती थी। सुमन अभी अपने मायके गई हुई थी, जिस कारण से दिव्यांशी आराम से किताब पढ़ लिया करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन दिव्यांशी और कांता साफ सफाई करने के लिए सेठ के घर जाते हैं। तभी दिव्यांशी किताब उठाकर पढ़ने लगती है और कांता साफ सफाई में लग जाती है। कुछ देर के बाद सेठ आता है और बोलता है, दिव्यांशी बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक नई किताब लेकर आया हूँ। तुम्हें ये किताब पढ़कर बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी, साथ में तुम्हारी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद सेठ जी, आपकी वजह से मुझे इतना पढ़ना लिखना आ गया है, नहीं तो मेरी किस्मत में पढ़ना लिखना तो है ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं जब तुम्हारी उम्र में था तब हमारे समय में पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, जिस कारण से मेरे माता पिता मुझे इतना पढ़ा लिखा नहीं पाए। मैं तुम्हारे दुख परेशानी को समझ सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भविष्य में तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल करो। इतने में ही कांता आ जाती है और बोलती है, सचमुच सेठ जी, भगवान ने हमें आपके रूप में खुद को ही भेजा है। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है आजकल। आपने हमारी बहुत मदद की है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे ही कांता सेठ जी से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है और बोलती है, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा था, मुझे तो इन सब की खबर ही नहीं थी। अच्छा हुआ मैं बिना बताए यहाँ पर आ गई, अगर बता कर आती तो यहाँ पर हो रही रासलीला थोड़ी ना देखने को मिलती। क्यों रे कल मुही, तूने मेरे पति को अपने जाल में फंसा लिया है क्या, जो ऐसे तुझसे बात कर रहे हैं? मुझे तो पहले से ही तेरे चरित्र पर शक था, लेकिन अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। और आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलिए जाइए अंदर। सेठ अपनी पत्नी से बहुत डरा करता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही शक्की औरत थी और वो हमेशा सेठ पर शक किया करती थी और सेठ कलेश से बहुत डरता था, जिस कारण से वो अपनी पत्नी से एक शब्द भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके घर की बात बाहर मोहल्ले में जाए। जिसके बाद सुमन कांता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है, आज के बाद मेरे घर के सामने दिखाई मत दे जाइयो, मेरे पति पर डोरी डालती है, शर्म नहीं आती है? चल निकल जा यहाँ से। और तू यहाँ से कौन सी किताब लेकर जा रही है, चोरनी कहीं की? चल किताब दे मुझे। ऐसा बोलकर सुमन अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी कांता और दिव्यांशी बेबस आंखों के साथ अपने घर चली जाती है। घर जाकर दिव्यांशी बोलती है, माँ कितना बुरा हुआ ना, भगवान हमारे साथ कैसे कैसे करते हैं। अच्छा खासा मैं वहाँ पर किताबें पढ़ रही थी, लेकिन अब वो नहीं पढ़ सकूंगी। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए किताबें लाने की कोशिश करूंगी। अभी के लिए तो मुझे काम ढूंढना है, खाने के लिए घर में सिर्फ थोड़ा सा राशन बचा है। अगर वक्त पर काम नहीं मिला तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। हाँ आप सही कह रही हैं, अभी के लिए मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलकर खाना खाते हैं। ठीक है बेटा, मैं खाना बनाती हूँ, तब तक तुम जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आओ। दिव्यांशी लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है, वहीं कांता खाना बनाने लगती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन दिव्यांशी बाहर आंगन में खेल रही होती है, तभी उसे आंगन में एक आम पड़ा हुआ दिखाई मिलता है। दिव्यांशी उस आम को उठाती है और अपनी माँ को दिखाने के लिए अपने घर में जाती है। माँ देखो, मुझे बाहर आंगन में आम पड़ा मिला, मुझे बहुत दिनों से आम खाने का मन कर रहा था, अच्छा हुआ मुझे आम मिल गया। लेकिन बेटा ये आम आखिरकार आंगन में आया कैसे? क्या पता माँ, आम बेचने के लिए कोई आया होगा जिसका एक आम गिर गया होगा। दिव्यांशी ऐसा बोल रही थी, तभी एक बूढ़ी अम्मा आती है और बोलती है, बेटा कुछ खाने को है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अम्मा अभी तो मैंने खाना नहीं बनाया है, आप थोड़ी देर रुकिएगा, मैं खाना बना देती हूँ। बेटा मुझे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है, मुझे ये आम ही दे दो खाने के लिए। ठीक है अम्मा जी, आप ये आम खाने के लिए ले लो, वैसे भी बाद में कभी और मैं आम खा लूंगी। दिव्यांशी अपना मन मार कर अम्मा जी को आम दे देती है। अम्मा जी को पहले से सब कुछ पता था कि कैसे दिव्यांशी ने अपना मन मार कर आम दिया था। कांता खाना बनाती है और अम्मा जी को भरपेट खाना खिलाती है। ये देख अम्मा जी बोलती है, बेटा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था तुमने, मुझे खाकर तो बहुत ही आनंद आया। बेटा मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ,
बड़ी दूर से पैदल से आ रही हूँ। मैं यहाँ पर आज के लिए आराम करना चाहती हूँ। क्या मैं यहाँ पर आराम कर सकती हूँ? जी जरूर अम्मा जी, इसको अपना ही घर समझिए। आप यहाँ पर बिल्कुल आराम कर सकती हैं। आप यहाँ पर लेट जाइएगा। मैं और दिव्यांशी नीचे जमीन पर सो जाएंगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं यही पास ही सो रही हूँ। अम्मा जी पलंग पर सो जाती है और दिव्यांशी और कांता जमीन पर सो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो दिव्यांशी देखती है अम्मा जी तो पलंग पर है ही नहीं, इसलिए वो बाहर ढूंढने के लिए उन्हें जाती है। तभी वो देखती है जहाँ पर उसे आम पड़ा मिला था वहीं पर एक पेड़ नजर आता है। ये देख दिव्यांशी अपने आप से बोलती है, हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? यहाँ पर पेड़ कैसे आ गया? दिव्यांशी अपनी माँ को आवाज लगाकर बुलाती है। तभी वहाँ पर कांता आती है। माँ देखो ये पेड़, मुझे लगता है वो कोई मामूली अम्मा जी नहीं थी, बल्कि कोई दिव्य शक्ति थी जिन्होंने यहाँ पर अपने जादू से पेड़ प्रकट कर दिया। दिव्यांशी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उस पेड़ के ऊपर से एक सुनहरा पन्ना गिरता है जिस पर लिखा होता है, हे जादुई पेड़, कर दे कमाल और दिखा दे हमारी मुश्किल आसान। दिव्यांशी की इतना पढ़ते ही वो पेड़ मामूली पेड़ से एक जादुई आम के पेड़ के रूप में बदल जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे आम होते हैं। उस जादुई पेड़ को देखकर कांता और दिव्यांशी हैरान रह जाते हैं। तभी वो जादुई पेड़ बोलता है, मुझे यहाँ पर अम्मा जी तुम्हारी मदद करने के लिए छोड़ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस जादुई पेड़ से एक आम तोड़ लो। जादुई पेड़ के कहने पर दिव्यांशी एक आम तोड़ लेती है। तभी जादुई आम बोलता है, बताओ बताओ, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी सारी दुख तकलीफ दूर करूँगा। बोलो क्या करना है? उतने में ही दिव्यांशी बोलती है, हे जादुई आम, हमें खाने के लिए थोड़ा सा राशन दे दो और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत मन करता है, इसलिए तुम मुझे एक किताब भी दे दो। दिव्यांशी के इतना बोलते ही जादुई आम बहुत सारा राशन और पढ़ने के लिए 5-6 किताबें दे देता है। ये देख दिव्यांशी और कांता बहुत ही खुश हो जाते हैं। सचमुच भगवान ने हमारे ऊपर कृपा दिखा ही दी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जादुई पेड़ बोलता है, अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अगली बार मुझे बुलाना हो तो तुम वही जादुई मंत्र पढ़ना, बिल्कुल मत भूलना। ऐसा बोलकर जादुई आम का पेड़ एक मामूली पेड़ के रूप में बदल जाता है। दिव्यांशी बेटा, अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है। अब तो तुम स्कूल भी जा पाओगी। हाँ माँ, मुझे पढ़ाई लिखाई में भी कोई आगे नहीं कर पाएगा और साथ में हम भरपेट खाना भी खाएंगे। बेटा, ये है हमारी मेहनत और सच्चाई का फल, इसलिए तुम कभी बेईमानी मत करना और ना ही घमंडी होना। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता है। जादुई आम के पेड़ की मदद से कांता अपना एक अच्छा घर बना लेती है, साथ में अपनी खुद की एक राशन की दुकान खोल देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन भी करवा देती है। ऐसे ही उन दोनों माँ बेटी की जिंदगी हंसी खुशी से बीतती है। गुजरात शहर में मुकुंद एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी किया करता था। गांव में मुकुंद की पत्नी ज्योति और एक फूल सी बेटी रियांशी रहती थी। मुकुंद अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन जब मुकुंद शहर से वापस जा रहा होता है तभी अचानक से ज्योति की तबीयत खराब हो जाती है। मुकुंद ज्योति को अस्पताल में भर्ती करवाता है। तभी मुकुंद को पता चलता है कि ज्योति को दिल का दौरा आया है। डॉक्टर मुकुंद को सलाह देते हैं कि अभी वो शहर न जाए और अपनी बीवी की देखभाल करे। इसी तरह कुछ दिन अस्पताल में निकल जाते हैं। अंत में अस्पताल वाले ज्योति को कुछ दवाइयाँ और छुट्टी दे देते हैं। मुकुंद घर पर भी अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखता और उसे समय समय पर दवाइयाँ खिलाया करता। रियांशी जो अभी स्कूल जाया करती थी, वो भी कई दिनों से स्कूल की छुट्टी लेकर अपनी माँ की देखभाल में लगी हुई थी। सुनो रियांशी बेटा, अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। इतने दिनों से तुम अपनी माँ की देखभाल में लगी हो, परंतु तुम्हारी पढ़ाई भी तो छूट रही है। तुम एक काम करो, तुम कल से स्कूल जाना शुरू कर दो। मैं घर पर रहकर तुम्हारी माँ की देखभाल किया करूँगा। ये सुनकर रियांशी अपने पिताजी का कहना मान लेती है। अगली सुबह रियांशी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। आज जब रियांशी स्कूल से घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और अब वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। ये सुनकर रियांशी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसी तरह कुछ देर बाद रियांशी के पिता मुकुंद और रियांशी ज्योति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब रियांशी की पढ़ाई और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी मुकुंद के कंधों पर आ गई थी। राकेश जैसे तैसे अपनी बेटी रियांशी का पेट पाल रहा था, परंतु फिर भी वो रियांशी को एक माँ की खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, जिस कारण रियांशी बहुत उदास रहा करती थी। इसी तरह कुछ दिन बाद मुकुंद एक नंदिनी नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। नंदिनी एक बहुत ही खड़ूस और निर्दयी औरत थी। नंदिनी की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम मीना था। शादी के बाद नंदिनी अपनी दोनों बेटी रियांशी और मीना को एक जैसा ही प्यार करती थी। ये देखकर मुकुंद बहुत खुश होता है। उसे एक अच्छी पत्नी और रियांशी को एक अच्छी माँ मिल गई। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सुनो नंदिनी, मुझे यहाँ गांव में बहुत दिन हो गए। आज मेरे बॉस को फोन आया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं शहर कब वापस जा रहा हूँ। मुझे लगता है अब यहाँ गाँव में सब ठीक हो गया है। तुम रियांशी का अच्छे से ख्याल रख रही हो। अगर तुम कहो तो मैं शहर के लिए निकल जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं रियांशी के पिताजी, आप मुझ पर भरोसा रखिए।
मैं अपनी बेटी रियांशी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी और उसका पूरा ख्याल भी रखूंगी। इसी तरह नंदिनी मुकुंद से बहुत मीठी मीठी बातें करती है। इसी तरह अगली सुबह मुकुंद शहर के लिए निकल जाता है। माँ 6 बज गए हैं, जल्दी से मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो, मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है। क्या कहा तूने? स्कूल जाने के लिए तैयार कर दो? तेरे बाप के नौकर हो क्या जो हमेशा तेरी बात मानो? चुपचाप जाकर घर के काम कर, कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। ये क्या कह रही है माँ? मुझे घर के काम नहीं आते। पिताजी ने मुझसे कहा मैं रोज स्कूल जाऊँ और अच्छे मार्क्स लाऊं। घर के काम आप कर लिया करना। तो मुझ पर हुक्म जताना चाहती है? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर सौतेली माँ रियांशी की गाल पर एक जोरदार चांटा लगा देती है। रियांशी अपनी माँ का बदला हुआ व्यवहार देखकर समझ जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। इसी तरह उस दिन के बाद रियांशी घर के सभी काम करने लगती है। रियांशी की सौतेली माँ नंदिनी उसे पूरा दिन घर के काम करवाती और बदले में एक टाइम का खाना दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी की सगी बेटी रोजाना स्कूल जाती। ये सब रियांशी से देखा नहीं जाता और वो अपना सर पकड़कर रोने लगती है। इसी तरह रियांशी को रोते रोते नींद आ जाती है। अगली सुबह रियांशी को उठने में जरा देर हो जाती है। क्यों कल मुही, तुझे क्या रोज रोज उठाने आना पड़ेगा? अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया है तूने? जल्दी उठ और नाश्ता तैयार कर, मेरी बेटी को स्कूल जाने में देरी हो रही है। और हाँ, नाश्ता तैयार करने के बाद मेरे कमरे में आ जाइयो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में पैर दबा दियो। रियांशी जल्दी जल्दी किचन में नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता तैयार करने के बाद रियांशी अपनी सौतीली माँ के कमरे में जाती है। आ गई तू? चल जल्दी से मेरे पैर दबा दे और उसके बाद घर की साफ सफाई करनी है। इतना सुनकर राखी पैर दबाने लगती है। अरे ओ महारानी, जरा जोर से दबा, खाना तो तू 4 आदमियों का खा रही है और हाथ में तेरे दम नहीं है, चुपचाप अपनी माँ के पैर दबा। इसके बाद रियांशी जल्दी जल्दी घर के सभी काम करने लगती है। घर की सारी साफ सफाई करने के बाद रियांशी अपने कमरे में जोर जोर से रोती है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। माँ मुझे छोड़कर चली गई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। पिताजी तो ज्यादातर काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं, ऐसे में उन्हें ये सब पता कर मैं परेशान नहीं करना चाहती। इस तरह रियांशी अपनी माँ से शिकायतें कर रही होती है। तभी पीछे से सब सुन लेती है नंदिनी। इसके बाद नंदिनी मन ही मन सोचती है, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। आज ये मेरी शिकायत अपने पिताजी से करने की सोच रही है, कल अगर सच में इसने शिकायत कर दी तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। इतना सोचकर नंदिनी भी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह नंदिनी बहुत गहरी सोच में होती है और उसके मन में खिचड़ी पक रही होती है। तभी नंदिनी को एक आइडिया आता है और वो रियांशी के पास जाती है। रियांशी मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ बोलिए माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा मुझे शहर शॉपिंग के लिए जाना था, वहाँ से आते वक्त मुझे लेट हो जाएगा, क्या तुम मेरे साथ शहर चलेगी? देख तेरे कपड़े भी पुराने हो गए हैं, मैं तुझे वहाँ नए कपड़े दिला दूंगी। अपनी माँ के मुँह से ये सब सुनकर रियांशी को विश्वास नहीं होता और वो तुरंत हाँ में सर हिला देती है। इसी तरह थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए शहर चली जाती हैं। शहर का रास्ता जंगल से होकर जाता था, इसीलिए चलते चलते दोनों थक जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम मेरे लिए पास की नदी से पानी ले आओगी? मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है। हाँ माँ, आप यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद रियांशी पानी लेने नदी की तरफ चली जाती है। नंदिनी भी दबे पांव उसके पीछे पीछे जा रही होती है। रियांशी जैसे ही नदी में पानी भरने के लिए झुकती है, पीछे से नंदिनी उसे धक्का दे देती है। इसी तरह देखते ही देखते रियांशी नदी में बह जाती है। ये हुई ना बात, अब मेरे रास्ते का कांटा साफ हो चुका है। इसके पिताजी पूछेंगे तो कह दूंगी नदी में बहकर मर गई। इतना सोचकर नंदिनी घर वापस जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नदी की जलपरी रियांशी की जान बचा लेती है और उसे सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लेती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम यूं नदी में कैसे डूब रही थी? तुम्हें पानी से बचकर रहना चाहिए। इसके बाद रियांशी जलपरी को सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनने के बाद जलपरी को दुख होता है। कितनी निर्दयी माँ है वो, धन दौलत के लालच में उसने तुम्हें नदी में धक्का दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम एक ईमानदार और नेक दिल लड़की हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लो, ये जादुई चक्की तुम रख लो, ये चक्की तुम्हें कई सारी चीजें देगी जिससे तुम अपना जीवन हंसी खुशी से बिता सकती हो। तुम ये चक्की लेकर दूसरे गाँव चली जाओ और वहाँ से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जलपरी के मुंह से ये सब सुनने के बाद रियांशी जलपरी का धन्यवाद देती है और जादुई चक्की ले लेती है। रियांशी वो चक्की लेकर एक खाली स्थान पर पहुँच जाती है। हे जादुई चक्की, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, कृपया मुझे एक घर दे दीजिए। रियांशी के ऐसा कहते ही जादुई चक्की उसे एक घर देती है। रियांशी का घर बहुत ही बड़ा आलीशान था और वो जल्दी से उस घर में चली जाती है। उस दिन के बाद से रियांशी उस जादुई चक्की से कई सारी सैंडल मांगती है और गरीब व अनाथ लोगों में बांट देती है। इस तरह उस दिन के बाद रियांशी के जीवन में कोई कमी नहीं होती और वो हंसी खुशी से अपना आगे का जीवन बिताती है। एक गांव में कुंती नाम की लड़की अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। अर्चना और कुंती दोनों मिलकर
जलेबी बेचते थे। जलेबी बेचकर ही कुंती के घर का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, कुंती जलेबी की रेहड़ी लगाए खड़ी होती है। चलो न सुधा, हम चलकर जलेबी खाते हैं। आजकल तो सभी लोग मोमोज और चिली पोटैटो वगैरह ही बेचते हुए दिखते हैं। आज बहुत दिनों बाद मुझे रेहड़ी पर कोई जलेबी वाला दिखा है। चलो दोस्तों। अरे नहीं सुंदर, चलो हम चल करके किसी अच्छे होटल में जलेबी खाएंगे। ये रेहड़ी वाले से क्या खाना, तुम इतने अमीर होने के बाद भी ये रेहड़ी से कैसे खा लेते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अरे सुधा, तुम कैसी बात कर रही हो? जरूरी है क्या अपने पैसों का घमंड दिखाना? अरे मैं गलत थोड़ी ना कह रही हूँ सुंदर, अगर हम अमीर हैं तो इसमें दिखावा करने में क्या जाता है। दिखावा नहीं करेंगे तो हमारी अमीरियत का पता कैसे चलेगा किसी को। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मुझे तुम्हारी तरह सड़क की चीजें खाने का शौक नहीं है। तुम खाओ, मैं जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद सुधा वहाँ से चली जाती है। सुंदर अपने दोस्त कौशल के साथ कुंती की जलेबी की दुकान पर जलेबी खाने के लिए चले जाता है। अरे 2 प्लेट जलेबी लगाइए। ठीक है साहब, लगाती हूँ। दोनों दोस्त मिलके जलेबी खाते हैं। जलेबी खाने के बाद जब सुंदर पैसे निकालने के लिए अपना हाथ जेब में डालता है तो वो देखता है कि वो तो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया है। ये सब कुंती देख रही होती है और बोलती है, क्या हुआ साहब, लगता है आपके पास पैसे नहीं है। अरे मैं वो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप मुझे कल पैसे दे दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि मैं कल आपके पैसे वापस देने आऊँगा? साहब हम गरीब हैं, मगर लोगों की मजबूरी को समझते हैं। थैंक यू, आप मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रही हैं। कल मैं आपके पैसे आकर लौटा दूंगा। सुंदर के इतना कहने के बाद सुंदर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुंदर कुंती के पैसे देने वापस आ जाता है और फिर वो कुंती से खूब सारी बातें करता है, जिससे कुंती को बहुत ही अच्छी लगने लगती है सुंदर। समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं कि कुंती अपनी जलेबी का ठेला लगाना बंद कर देती है। अरे 2-3 दिन से कुंती क्यों नहीं आ रही है? लगता है कुंती की तबीयत खराब हो गई है, पर मुझे तो उसका घर पता नहीं है। मैं उसे कहाँ से जाकर ढूंढूं? चलो कोई नहीं, थोड़े दिन बाद आता हूँ। कुंती ठेला लगाना बंद कर देती है। कुंती का भाई दीपू दारू पी के आता है और दिन रात घर में कलेश करता है, जिसकी वजह से कुंती और उसकी माँ अर्चना जलेबी नहीं बना पाती थी। दूसरी ओर सुंदर 2-3 दिन बाद फिर से कुंती को ढूंढता हुआ वापस आता है और मन ही मन सोचने लगता है, लगता है उस दिन हमारी आखिरी मुलाकात थी और अब कुंती मुझे वापस नहीं मिलेगी। और फिर निराश होकर सुंदर वहाँ से चला जाता है और फिर ऐसे ही समय बीतता है और सुंदर वापस से अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर दीपू शराब पी के घर आता है और कुंती से बोलता है, कुंती के बच्चे कहाँ पर है तू? चल पैसे निकाल। दीपू तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? तू खुद कमाने की बजाय अपनी बहन से पैसे मांगता है, मुझसे बहस करती है। इतना कहने के बाद दीपू कुंती को डंडे से मारना शुरू कर देता है। तभी आवाज सुनकर अर्चना दौड़ती हुई आती है और अपनी बेटी को बचाने लगती है। फिर इतने में ही दीपू डंडा वहाँ पटक कर घर से बाहर चला जाता है। अर्चना को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी अर्चना बोलती है, कुंती बेटा चल, मैं तेरी सिकाई कर देती हूँ। मैं तो तेरे लिए जिंदा हूँ, बस एक बार तेरी शादी हो जाए फिर मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसे ही दिन ब दिन दीपू की हरकतें बढ़ती ही रहती है। एक दिन कुंती और उसकी माँ अर्चना बाजार जाती है। हमें घर के लिए कुछ सब्जियाँ और राशन भी लेना है और मुझे एक अच्छा सा सूट भी चाहिए। और ऐसे ही कुंती सूट लेने के लिए एक दुकान पर जाती है। अरे भैया, ये वाला सूट कितने का है? ये पीले वाला? ये वाला सूट 500 का है। अर्चना और कुंती दोनों सूट ले रही होती है। तभी वहाँ पर एक औरत अपनी बेटी के साथ आते हैं और वो औरत कोई और नहीं सुंदर की माँ होती है। अर्चना और कुंती दोनों इस बात से अनजान थी कि वो सुंदर की माँ है। चलो बेटा, तुम चल कर के एक अच्छा सा सूट ले लो। तो सुंदर की माँ की नजर कुंती पर पड़ती है। कुंती बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसकी वजह से सुंदर की माँ को कुंती पसंद आ जाती है, परंतु वो कुंती से कुछ बात नहीं करती। कुंती और अर्चना उस दुकान से सामान लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन कुंती का भाई दीपू शराब के नशे में धुत होता है और वो सड़क क्रॉस कर रहा होता है। तभी उसका सुंदर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। सुंदर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। जब दीपू के एक्सीडेंट की खबर दीपू की बहन कुंती को लगती है तो कुंती और उसकी माँ अर्चना दोनों भागे भागे अस्पताल आते हैं। सुंदर को देखकर कुंती बोलती है, अरे सुंदर, तुम यहाँ कैसे? अरे कुंती, तुम कहाँ गायब हो गई थी? अच्छी दोस्ती निभाई तुमने भी अमीरी गरीबी का फर्क दिखा दिया। कुंती बेटा, तुम इस लड़की को कैसे जानती हो? अर्चना के पूछने पर कुंती उसे सभी बात बताती है। कुंती की माँ अर्चना गरीब है, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए मना कर देती है और वो दीपू को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले आते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन सुंदर अपनी माँ को लेकर कुंती के घर आ जाता है। कुंती बेटा, क्या तुम घर पर हो? तभी कुंती अंदर कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। कुंती को देखकर सुंदर की माँ बहुत ही खुश होती है, क्योंकि कुंती वही लड़की थी जिसे बाजार में उन्होंने पसंद किया था।
अपने बेटी की पसंद पर वो फूली नहीं समाती और फिर वो कुंती की माँ से कुंती का हाथ मांग लेती है। थोड़े दिनों में कुंती और सुंदर की शादी हो जाती है। सुंदर कुंती के भाई दीपू को भी अपने साथ काम पर लगा लेता है और ऐसे ही कुंती को एक बहुत ही अच्छा परिवार मिल जाता है जिसमें कुंती की सभी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। वहीं कुंती की माँ भी अब हंसी खुशी से अपने बेटे दीपू के साथ रहने लगती है। पार्वती बहुत ही गरीब माँ थी जो अपनी इकलौती बेटी पूजा का पालन पोषण करने के लिए घरों घरों में सफाई का काम किया करती थी। पार्वती ने गांव के एक सरकारी स्कूल में अपनी बेटी पूजा की जैसे तैसे 12वीं की कक्षा पूरी कराई थी। पूजा पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी, इसीलिए उसे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी। स्कॉलरशिप मिलने के बाद पूजा बहुत खुश होती है और घर आकर अपनी माँ को बोलती है, माँ देखो मुझे आज स्कॉलरशिप मिली है। आज सचमुच वो दिन है जिस दिन मैंने आपका नाम रोशन किया है। आप कब से इसका इंतजार करती रहती थी ना, देखो कितनी जल्दी आ गया वो दिन। सचमुच क्या? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। पूजा, पहले मुझे सभी लोग बोलते थे कि तेरा एक लड़का होना चाहिए, लेकिन मुझे आज अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है और मैं चाहती हूँ मुझे 7 जन्म तेरी जैसी ही बेटी मिले जो अपनी माँ का हमेशा सर ऊंचा करे। अब जल्दी से शहर जाने की तैयारी कर बेटा। हाँ माँ, बस जल्दी से मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर उसके बाद मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पाऊंगी और फिर मैं पैसा ही पैसा कमाऊंगी और फिर एक दिन हमारे पास अपना खुद का घर, बंगला और गाड़ी सब कुछ होगा, है ना माँ? बेटा, अब तुझे मौका मिला है इस झोपड़पट्टी और गांव से बाहर निकलकर कुछ करने का, तो इसीलिए तू इस मौके को मत गवाना और एक ऊंचा मुकाम हासिल करना। बस माँ, आपके परिश्रम वाले दिन जाने वाले हैं। एक बार मेरी नौकरी लग जाए फिर मैं आपको शहर ही बुला लूंगी और फिर हम दोनों अच्छे से एक ऐशो आराम वाली जिंदगी जिएंगे। हाँ बेटा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मैंने तुझे कभी अपने आप से अकेले नहीं करा है, पहली बार कर रही हूँ। न जाने मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। भगवान करे सब कुछ सही हो, जैसे तैसे मैं कुछ साल गुजार लूंगी। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी, मेरी इकलौती बेटी जो है तू आखिरकार। सचमुच माँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। अच्छा बेटा, तुझे कब निकलना है? माँ, मुझे तो 3 दिन बाद निकलना है। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना निकालो ना। हाँ, तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। पार्वती अपनी बेटी को खाना खिलाती है। पार्वती ने अपनी बेटी को शहर जाने के लिए अनुमति तो दे दी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल पर पत्थर रखकर। वो अपनी इकलौती बेटी को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उसे एक ऊंचे मुकाम पर भी देखना चाहती थी। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। पूजा अपना सामान बांध लेती है और वो निकलने वाली ही होती है। तभी पार्वती रोते हुए बोलती है, बेटा, तुम अपनी माँ के गले लगे बिना ही चली जाओगी क्या? ये लो 2 किलो का घी का डब्बा, रोटी में लगाकर खाती रहना। शुद्ध घी है, पता नहीं शहर में कौन सा नकली घी मिलता हो। और हाँ, सफर के लिए मैंने आलू पूरी बनाई है, समय से खा लेना बेटा, पता नहीं तुम्हें कितना समय लगी आने में। बेटा, फोन करती रहना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। माँ, रोना बंद करो, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। और हाँ, अपना ख्याल रखना। आप मुझे बस समय से फोन करती रहना और आस पड़ोस में सभी लोगों से बातचीत करना और अपना समय गुजार लेना। थोड़े दिन की बात है माँ, मुझे भी आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी ही है ना। चलो माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। खुश रहना मेरी प्यारी बेटी, जल्दी वापस आना। भगवान करे जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें हो वो पूरी हो जाए। और ये लो थोड़े बहुत पैसे हैं जो तुम्हारे जरूरी वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। शुक्रिया माँ, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ये कहकर पूजा ट्रेन में बैठने के लिए रवाना हो जाती है। कुछ घंटों के सफर के बाद पूजा शहर पहुँच जाती है। शहर पहुँचने के बाद पूजा बहुत खुश थी, क्योंकि उसके चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। तभी पूजा के गांव की एक दोस्त भी उसे स्टेशन पर मिलती है और वो बोलती है, अरे पूजा, तू यहाँ कैसे? मुझे तो स्कॉलरशिप मिली है, इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। अच्छा, तो तू रहेगी कहाँ? मैं तो अभी होटल में ही रहूंगी, अभी नई हूँ, थोड़ा समय लगेगा सेटल होने में। अरे तू चिंता मत कर, मैं भी जब शहर आई थी मुझे तो कोई सहारा देने वाला नहीं था। तू तो मेरे गांव की है, तू मेरे साथ रह ले। इसके बाद पूजा आरती के साथ चली जाती है। आरती एक पीजी में रहा करती थी, वो पूजा को वहीं पर लेकर जाती है।
अगले दिन पूजा अपने कॉलेज जाती है और अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद पूजा की जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाती है। आरती के साथ रहकर पूजा बिल्कुल आरती की तरह हो गई थी। आरती पूरा समय क्लब में बिताया करती थी और छोटे छोटे कपड़े पहना करती थी। पूजा भी सेम उसकी बराबरी करने लगी थी और इसी बीच में वो अपनी माँ को भूल ही जाती है। वहीं उसकी माँ पार्वती दर बदर इधर उधर पड़ोसियों के घर पूजा का नंबर लेकर फोन मिलवाया करती थी, लेकिन पूजा ने तो अपनी सिम ही बंद कर ली थी, जिस कारण से फोन हमेशा बंद रहता था। पार्वती बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अब उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वो किसी के घर में साफ सफाई करके 2 वक्त की रोटी कमा पाए, लेकिन पूजा को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर संडे वाले दिन डिस्को जाया करती। दिल डिस्को बोले सारी रात सजना। पूजा तूने आज ज्यादा पी ली है मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो तेरे मुंह से पहली बार गाना सुन रही हूँ। ऐसे तुझे मजा आता है क्या? नहीं बता, ऐसे तुझे मजा आता है ना? बता मुझे। मुझे तो बहुत मजा आता है क्लब में, ऐसा लगता है मानो अपनी सारी जिंदगी यहीं पर बिता दूं। पूजा इसी तरह अपनी जिंदगी एंजॉय करती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ बुखार में तप रही होती है, लेकिन उसको इसकी कोई खबर नहीं होती है। पार्वती को जैसे तैसे उसके पड़ोसी खाना दवाई देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। तभी पड़ोस की काकी आती है और बोलती है, तू तो हर जगह बोलती रहती थी तेरी पूजा बेटी ने तेरा गर्व से सर ऊंचा कर दिया है। बताना कहाँ से ऊंचा किया है? बल्कि वो तुझे यहाँ पर लावारिस छोड़कर चली गई है, अब खुद शहर में मौज कर रही है। ऐसी कौन सी बेटी है जो 3 साल तक अपनी माँ को नहीं देखने आएगी? उसे तो पता है ना कि उसका तेरे अलावा कोई नहीं है। नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता वो अपनी नौकरी में व्यस्त हो। बड़ी बड़ी कंपनी में लोग छुट्टी कहाँ देते हैं, काम ही करवाते हैं पूरा समय। और मेरी बेटी इस तरह मुझे कैसे भूल जाएगी? वो मुझसे बहुत प्यार करती है। जब ही तो 3 साल से उसने तुझे एक बार फोन नहीं किया। काकी, तुम्हारा जमाई भी तो उसी शहर में रहता है, उसे तो पता भी होगा कि मेरी बेटी कहाँ रहती है। तुम तो बता रही थी कि वो 2 बार प्रियांशु से मिली है। उसे बोल दो कि मुझे मेरी बेटी के पास छोड़ आए, आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है, मैं कल फोन करके उसे बुला लूंगी। तुम तैयार रहना जाने के लिए। काकी फोन करके अपने जमाई को गाँव बुला लेती है। प्रियांशु पार्वती को शहर ले जाता है और पूजा के घर के पास छोड़ देता है। काकी, यही पूजा दीदी रहती है, अभी तो ताला लगा हुआ है, तुम यहीं पर इंतजार कर लो, आती होंगी दीदी घर। प्रियांशु इतना बोलकर चला जाता है। पूरा दिन हो जाता है। धूप में पार्वती पूजा के घर के आगे बैठे रहती है, जिस कारण उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। रात के समय में पूजा अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आती है। तभी अपनी बेटी को देख पार्वती की ममता छलकने लगती है और वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाने के लिए जाती है। तभी पीछे हटाते हुए पूजा बोलती है, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती हूँ। थोड़े बहुत रुपए पैसे चाहिए तो ऐसे ही मांग लो, गले पड़ने की क्या जरूरत है? अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पार्वती को बहुत धक्का लगता है और वो चुपचाप जाकर पूजा के घर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। जब पूजा के सारे दोस्त चले जाते हैं, तब पूजा अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं आ जाती ना आपके पास। और आपने सबके सामने मुझे बेटा क्यों बोला? आज मेरी इंसल्ट होते होते बची है और ये क्या हुलिया बना रखा है अपना। आज तुझे अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को माँ बोलने में शर्म आ रही है। मैंने तुझे यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजा था। मुझे नहीं पता कि तू यहाँ पर आकर अपने संस्कार ही भूल जाएगी। और ये इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? माँ, इसे फैशन बोलते हैं, शहरों में ये सब चलता रहता है। पूजा, तुम ये भूल रही हो कि हमें अपनी संस्कृति कभी नहीं बदलनी चाहिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच तुमने मेरी नाक कटवा दी। माँ, ये सब छोड़ो, जाकर नहा लो, बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। पार्वती का मन बहुत उदास होता है और वो सोचती है कि कुछ भी बोलने से अच्छा है चुपचाप अपनी बेटी के साथ जैसे वो रख रही है वैसे रह ले। पूजा रोज काम पर जाने पर अपनी माँ को घर में बंद करके चली जाया करती थी। पार्वती को घर के तौर तरीके कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो गांव में रहती थी। उसे खाना बनाना भी चूल्हे पर नहीं आता और वो आरओ से पानी भी नहीं निकाल पाती। सब कुछ मॉडर्न तरीके का था, इसीलिए वो बेचारी ड्राइंग रूम में बिना कुछ खाए सिर्फ लेटी रहती है। शाम को जब पूजा काम से लौटती है तो उसका बॉयफ्रेंड पवन उससे बोलता है, पूजा, चलो आज मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, काफी दिन हो गए हैं मैं तुम्हारे घर नहीं गया, आज रात में वहीं रहूंगा। अरे नहीं पवन, तुम कभी और आना, आज मत आओ, मेरा पूरा घर फैला हुआ है, कभी और मिलते हैं ना।
ऐसा क्या है जो तुम मुझे मना कर रही हो? अब तो मैं जरूर तुम्हारे घर जाकर रहूंगा। पवन के जिद करने पर पूजा उसे अपने घर ले आती है। जैसे ही पूजा और पवन घर में आते हैं तभी पार्वती बोलती है, पूजा बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, सुबह से मैंने पानी नहीं पिया है, मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ अलग तरीके का है, मुझे पानी पिला दे जरा। अरे माँ तुम कितनी गंवार हो, आरओ है, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है, पानी खुद ब खुद आ जाएगा। और मैंने आपसे मना करा था ना कमरे से बाहर मत आना, तो फिर तुम कमरे से बाहर क्यों आई? पूजा ये तुम्हारी माँ है क्या? हाँ पवन देखो कितनी गंवार है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी माँ से नहीं मिलवाना चाहती थी। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है इन्हें अपनी माँ बोलने में। पागल हो गई हो क्या पूजा? तुम अपनी माँ के बारे में कैसी कैसी बातें बोल रही हो? तुम अपनी माँ की बिल्कुल इज्जत नहीं करती हो। सोचो अगर मैंने तुमसे शादी करी तो तुम मेरी माँ की क्या इज्जत करोगी? यूं ही उनको गवार गवार बोलोगी और फिर हर माँ को अपने बच्चे की फिक्र होती है। देखो गांव से वो अकेले तुमसे यहाँ मिलने आ गई, लेकिन तुम हो कि अपनी माँ को अनाप शनाप बक रही हो। मुझे माफ करना, लेकिन जो अपनी माँ की इज्जत नहीं दे सकता मैं उससे कभी शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो पवन, मैं आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझसे क्या माफी मांग रही हो? अपनी माँ से माफी मांगो। पूजा अपनी माँ से माफी मांगती है और उसके बाद अपनी माँ से गले लग जाती है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। पार्वती अपनी बेटी पूजा की शादी पवन से करवा देती है, जिसके बाद हंसी खुशी सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।